हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 24 साल है और हम अपने माँ बाप की 2 बेटियां हैं। मेरी माँ की हमेशा से ही ये ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा हो, लेकिन बहुत ही कोशिशों के बाद भी वो बेटा नहीं पैदा कर पाई। इसी वजह से वो हमेशा उदास रहती थी। जैसे ही उनके कज़िन का बेटा बड़ा होने लगा, उन्होंने मेरी शादी उसी के साथ तय कर दी। हालांकि मुझे राज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो हमेशा गुस्से में रहता है और ज़िद्दी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें राज पसंद है और वो मेरी शादी उसी के साथ करेगी। अगर मुझे बुरा लगता है तो लगता रहे, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़े ही साफ गोई से बोल रही थी। मैं मम्मी का चेहरा देखती रह गई कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने चुप्पी साध ली थी। मेरी मम्मी के कज़िन का बेटा यानी मेरे मामा का बेटा था। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था जो मुझे हमेशा डराए रखता था। उसकी आंखें हर समय लाल रहती थी, चेहरे पर चट्टानों की तरह कठोरता रहती थी और सबसे बड़ी डर की वजह एक दिन हम दोनों के बीच हुई टक्कर थी। शादी का माहौल था और सारे परिवार वाले नानी के घर इकट्ठा हुए थे। मैं लड़कियों के बीच में बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। तभी अचानक मुझे शरारत सूझी और मैंने तभी अपनी एक कज़िन को छेड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर राज खड़ा होगा और फ़ोन पर बात कर रहा होगा। मैं भागते भागते जैसे ही उसके चौड़े शरीर से टकराई, मेरे दोनों मेहंदी लगे हाथ उसके साफ कुर्ते पर लग गए थे। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि इस आदमी ने मुझे हमेशा डर लगता था। वो एकदम मुझे देखते ही गुस्से से बोला, बेवकूफ़ लड़की, इतनी बड़ी हो गई हो मगर तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है। मेरे शरीर का हर अंग काँप उठा था। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि अंदर बैठी सभी कज़िन्स बाहर आ गई और राज को डर भरी नज़रों से देखने लगी। मेरा दिल धड़कना भूल चुका था और वो मुझे और डांटता उससे पहले ही उसकी माँ सामने आ गई और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, क्या हो गया है तुम्हें? बच्ची है, गलती हो गई, छोड़ो, जाओ तुम कपड़े बदल लो, और नेहा तुम भी ध्यान रखना। उन्होंने मुझे भी डांटते हुए जाने का इशारा कर दिया और जैसे ही मुझे इजाज़त मिली मैं तुरंत वहाँ से भाग गई थी। वो वक्त याद करके आज भी मेरा दिल सिहर जाता है। मैंने माँ से बहुत ही मिन्नतें की, लाख इनकार किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी राज से तय कर दी गई। समय बीतता रहा और आखिरकार शादी का दिन आ गया। इस बीच मेरी और राज की कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि एक पल के लिए मेरा दिल हुआ कि मैं राज को फ़ोन करूं, उसकी खैरियत पूछूं और ये जानने की कोशिश करूं कि वो इस रिश्ते के लिए सच में राज़ी है या फिर उस पर दबाव डाला गया है। पर चाहने के बावजूद मैं उसे एक मैसेज तक नहीं कर पाई थी, जबकि वे मेरे दूर का कज़िन भी था। मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे एक मैसेज करके बात ही कर लेती। समय और भी तेज़ी से बीतता रहा और आखिरकार बारात आज पहुंची। मेरी छोटी बहन ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मेरे सीने से लिपट गई थी। मेरा भी दिल भर आया था। आखिरकार वो मेरी लाडली थी और मैं हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। हमारे बीच कभी आम बहनों की तरह झगड़ा नहीं हुआ था। वो हमेशा अपनी हर परेशानी लेकर मेरे पास आती थी और मुझे सब कुछ बताती थी। मेरा जाना उसे बुरी तरह से रुला रहा था और मैं उसे रोते हुए देख नहीं सकती थी। मैंने डरते हुए माँ से कहा कि मैं पूनम को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। माँ तुरंत डांटते हुए बोली, हरगिज़ नहीं, ये सही नहीं है। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत अहम है, समझ रही हो ना? उनकी बात का मतलब मुझे साफ समझ आ गया था और मैं रोती हुई पूनम को छोड़कर राज के साथ विदा हो गई थी। सब कज़िन्स आपस में मुझे चिढ़ा रहे थे कि कैसे सहो कि उस जल्लाद को जब उसे गुस्सा आता है तो वो सर फोड़ने पर आ जाता है। तुम देखना, तुम ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। जबकि मैं अपने दिल में हर चीज़ के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। इस शख्स का गुस्सा, उसकी पाबंदियाँ, मुझे सब कुछ सहना था।
गाड़ी में ऐसी चल रहा था, लेकिन मेरे माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे, हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मुझे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये इंसान मुझसे प्यार करे, मेरी हर तकलीफ़ को समझे। लेकिन कहते हैं ना, हर बार दुआ कबूल नहीं होती। गाड़ी एक झटके से राज के घर के सामने रुकी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, हाथों में नमी आ गई थी। सबसे पहले वो गाड़ी से उतरा। मुझे लगा कि वो आदमी अपनी अकड़ में अकेले ही घर के अंदर चला जाएगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। एक पल के लिए मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मुझे राज से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने काँपते हुए हाथ उसकी हथेली पर रखा, जिसे थाम कर उसने मुझे बहुत ही एहतियात से गाड़ी से बाहर निकाला और सीधे घर के अंदर ले गया। उसकी माँ ने मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया। फूल बरसाए गए, आतिशबाजी की गई। मैं हैरान थी। मुझे लगा था कि जिस तरह की शख्सियत का राज है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि सादगी से शादी होगी। लेकिन यहाँ तो सब इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन मेरी सोच के ठीक अनुसार इस गंभीर इंसान ने कोई भी रस्म अदा नहीं करने दी। बचपन से ही मेरा ख्वाहिश रही थी कि जब भी मेरी शादी हो तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर अंगूठी ढूंढने की रस्म करूं। लेकिन मेरे पति ने मेरी सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया और अपनी माँ को इशारा करके मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगे। मेरे दिल में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। ना तो मैं पारंपरिक दुल्हनों की तरह सजी धजी बैठी थी, ना ही मैंने घूंघट निकाला था। फिर ये शख्स पहले कमरे में क्यों जा रहा था? लेकिन मैं चुप रही। मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मेरी मम्मी ने जाने से पहले मुझे कुछ हिदायतें दी थी। कभी भी अपने पति के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना। वो जो कहे चुपचाप सुन लेना, उसके हुक्म का पालन करना, उसकी बात को अंतिम समझना और कभी भी उसके सामने खड़े होकर सवाल मत करना। इसलिए मैं चुप थी। मुझे माँ की दी हुई सीख बिल्कुल अच्छी तरह से याद थी और मैं अपनी मम्मी की किसी भी बात को नहीं टाल सकती थी, इसलिए खामोश भी थी। आज की रात मैं शांति से बिताना चाहती थी। मुझे मालूम था कि राज बहुत ही गुस्सेल व स्वभाव का इंसान है, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें चौंधिया गई। कमरा बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, मोमबत्तियाँ जल रही थी, जो माहौल और खूबसूरत बना रही थी। मैं अभी कमरे की खूबसूरती देखने में खोई हुई थी कि अचानक मेरे पति राज मेरे कदमों में बैठे थे। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा और बेख्याली से मैं 2 कदम पीछे हटी, जबकि वो मेरी तरफ अंगूठी बढ़ाते हुए बोले, मिसेस राज, मुझे नहीं पता था कि प्यार का इजहार कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा साथ एक तरफ। मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे दिल की मलिका हो और हमेशा यही बनी रहोगी। ये कहते ही राज ने मेरी उंगली में अंगूठी डाल दी थी, जबकि मैं उस शख्स को और ज़िद्दी इंसान को देख रही थी और हक्की बक्की निगाहों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी इतना प्यार भी जता सकता है। मैं तो समझी थी कि मेरी सुहागरात सूखी शादी होगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। राज अपनी जगह से उठे और मुझे कमरे से थामकर अपने करीब ले आए। मैं बिना पलक झपकाए उनके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं पूरे होश में अपना सब कुछ अपने पति के हवाले कर चुकी थी। धीरे धीरे राज अपनी हदें पार करते जा रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था और मैं शर्म से लाल हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस पल राज का चेहरा नहीं देख पा रही थी। शर्म मेरे हर अंग से फूट रही थी। मैं जो घबराहट में थी, सोच रही थी कि ये इंसान मुझे चैन से जीने नहीं देगा, मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा और आज रात मुझे तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझे ऐसे छू रहे थे जैसे मैं कांच की गुड़िया हूँ, ज़रा सी सख्ती से टूट जाऊँगी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी उनके स्पर्श को महसूस कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे और इस दौरान राज ने मुझे हर वो खुशी दी थी जिसकी मैं हकदार थी। आज रविवार था। आमतौर पर राज घर पर होते थे, लेकिन आज किसी काम के सिलसिले में वो अपने ऑफिस गए हुए थे। आज ही मेरी माँ से बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पूनम तुम्हारे पास आना चाहती है और कुछ दिनों तुम्हारे साथ रुकना चाहती है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं उसे भेज दूँ।
मैं खुशी से खिल उठी थी और तुरंत बोली, जी माँ, बिल्कुल भेज दो। मैं अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और भला ये भी कोई पूछने की बात है? माँ थोड़ी झिझकते हुए बोली, पक्की बात है ना नेहा, कहीं तुम्हारे पति को बुरा न लग जाए। मैं तुरंत बोली, नहीं नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आप परेशान मत होइए, राज मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं खुशी से बोल रही थी और माँ भी मुझे दुआएं देकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। मैं जल्दी से किचन में घुस गई और पूनम की पसंद का खाना बनाने लगी। उसी दौरान राज घर में दाखिल हुए और मुझे पुकारते हुए किचन में आ गए। मैं उनकी तरफ बेख्याली से मुड़ी और खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ बोली, राज, आपको पता है मेरी बहन पूनम आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा था कि राज भी खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए थे। मैं पूनम के बारे में और भी बात करने लगी, तभी राज मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, और जो भी आ रहा है उससे कहना कि अपनी हद में रहे, वरना। वो और कुछ नहीं बोले और मैं उनके वरना का मतलब समझ नहीं पाई थी। मैं हैरान होकर राज की पीठ देख रही थी कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। फिर मैंने सोचा शायद वो किसी बात से परेशान हैं, और वैसे भी राज की आदत थी कि जब भी वो परेशान होते थे उनका गुस्सा घर पर ही निकलता था, इसलिए उन्हें पूनम के आने की कोई खुशी नहीं हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी राज के लिए गरम रोटी तैयार की और थाली में खाना सजाकर उनके पास ले गई। वो खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। मैं हैरान हो गई थी कि और अविश्वास भरे स्वर में बोली, राज, आपको क्या हो गया है? आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो पलटे। सिगरेट फेंक कर उन्होंने अपने जूतों तले उसे कुचल दिया और मुझे देखते हुए बोले, नहीं, बस ऐसे ही, खैर खाना दो, मुझे भूख लगी है। मैं उनके पास ही सोफ़े पर बैठ गई थी। न जाने क्यों उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने मासूमियत से कहा, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं सुलझाने की कोशिश करती हूँ। तभी अचानक उन्होंने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपने पास खींचते हुए बोले, हाँ, एक समस्या तो है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से वो समस्या हल हो सकती है। मैं तुरंत उनके और करीब सटते हुए बोली, भला कैसी समस्या और कैसे हल हो सकती है? मुझे बताइए, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं जो किचन के काम में अभी तक उलझी हुई थी और अपने काम के बारे में ही सोच रही थी, तभी मैं राज के लहजे को समझ नहीं पाई थी। मगर जब मुझे राज की बात समझ आई तो मैं शर्मा गई और भूलपन कहने लगी, मैं अभी आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकती। मैं अपने पति की बात समझ गई थी और मुस्कुरा कर कहती मैं तुरंत कमरे से भाग गई। वे मेरी इस चालाकी पर मुझे पुकारते रह गए, लेकिन मैं नहीं रुकी। आज हमारी शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन आज भी मेरे अंदर वही शर्म और हया बाकी थी, और यही एकमात्र चीज़ थी जो राज को बहुत ही पसंद थी। शाम ढलते ही बाबा मेरी बहन पूनम को छोड़ने के लिए हमारे घर आए थे। राज मेरे बाबा से बहुत ही अच्छे से मिले थे, लेकिन पूनम के हाय हेलो का भी जवाब नहीं दिया। मैं हैरान होकर राज को देख रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, इसलिए मेरी हैरानी जायज़ थी। बाबा कुछ देर ही रुके थे। मैंने बहुत ही कहा कि खाना खाकर जाइएगा, लेकिन वे ये बोलकर घर की तरफ चल पड़े कि तुम्हारी मम्मी घर पर अकेली है और मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। उनकी बात भी सही थी, इसलिए मैं चुप हो गई थी। बाबा के जाते ही मैंने राज से पूछकर खाना लगाया। पूनम मेरे साथ थी और वे मुझसे अपनी बातें कर रही थी और मैं उसकी सारी बातें बड़े उत्साह से सुन रही थी। राज लिविंग रूम में बैठे थे और अपना मोबाइल देख रहे थे। मुझे पता था कि वे किसी बात से नाखुश है, लेकिन किस वजह से ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने खाना मेज़ पर लगा दिया तो पूनम को इशारा किया कि तुम अपने जीजू के पास जाओ और उन्हें खाने के लिए बुलाओ, लेकिन पूनम घबराते हुए बोली, नहीं दीदी, अच्छा नहीं लगता, आप जाइए और जीजू को बुला लीजिए, तब तक मैं खाना प्लेट में निकाल देती हूँ। लेकिन मुझे एक पल के लिए हैरानी हुई कि पूनम ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। फिर सोचा कि शायद वे भी मेरी तरह राज से डरती हो। मैं लिविंग रूम में गई तो राज मोबाइल देख रहे थे। मैं उनके पास खड़ी हो गई और उनसे बोली, खाना खा लीजिए,
मैंने लगा दिया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक ठंडी नज़र मुझ पर डाली और देखा बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। उनका ऐसा व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूनम खाना निकालने में व्यस्त थी। क्या उन्हें मेरी बहन पसंद नहीं आ रही थी? क्या उन्हें पूनम का आना बुरा लग रहा था? इस सोच ने मुझे उदास कर दिया था। मुझे राज कभी समझ नहीं आता था कि कब कोई बात राज को बुरी लग जाती थी। क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं थी? क्या मेरे परिवार वाले मेरे घर नहीं आ सकते थे? ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन माँ की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी, जब उन्होंने कहा था कि जब एक लड़की अपने घर से विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके सारे रिश्ते उसके पति से हो जाते हैं, उसके अपने रिश्ते कहीं खो जाते हैं। और मैं उसी समय बोल पड़ी थी, अगर मेरे पति ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं उनसे नाता तोड़ लूँगी, लेकिन अपने रिश्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। जबकि माँ ने तुरंत कहा था, चुप हो जाओ, ऐसी उल्टी बातें नहीं करते। और आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां अगर मैं राज को छोड़ देती तो अपना अस्तित्व भी खो दे बैठती। इस दौरान राज ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं उनके मामले में खुदगर्ज हो गई थी। हाँ, उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती थी, लेकिन पूनम को उदास नहीं देख सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि आज रात जब राज आएंगे तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगी। मुझे यकीन था कि मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और मेरी बात नहीं टालेंगे। जब मैं अकेले ही मेज़ पर बैठी थी तो पूनम ने पूछा, जीजू कहाँ हैं? क्या वे खाना नहीं खाएंगे? मैंने सिर ना में हिला दिया और चुपचाप बैठ गई। हम दोनों काफ़ी देर से बातें कर रहे थे और जब पूनम फिर से बोलने लगी, दीदी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा आप बहुत ही उदास हो। पूनम की बात सुनकर न जाने क्यों मुझे अचानक गुस्सा आ गया। पूनम की वजह से ही राज ने कुछ नहीं खाया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं गुस्से से बोली, चुप हो जाओ पूनम, खाने की मेज़ पर ज़्यादा बातें नहीं करते। मेरी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसका चेहरा छोटा सा हो गया और वह सिर झुकाए चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद ही मुझे महसूस हुआ कि पूनम मेरी मेहमान है और मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर राज को कोई बात बुरी लगी तो वो उसका मसला है। पूनम मेरी सगी बहन है और बचपन से मेरे दिल के बहुत ही करीब रही है। फिर मैं अपनी जगह से उठी और पूनम के पास बैठकर उसे अपने पास खींच लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी इस हालत ने मेरी जान पर बना दी। वे रोते हुए बोली, दीदी मैं आपकी बहन नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ। आप हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जाए हम दोनों के बीच कभी भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसकी भीगी आवाज़ ने मेरे दिल दुखा दिया था। मैं उसे समझाते हुए बोली, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब कुछ और था। मैं अपनी सफाई और भी देना चाहती थी, लेकिन वे रोते हुए मेरे पास से उठकर उस कमरे में चली गई जिसे मैंने उसके लिए तैयार किया हुआ था। मैं पूनम के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसी पर राज घर में दाखिल हुए और मैंने पूनम को नज़रअंदाज करके अपने पति की ओर कदम बढ़ाए। उनके गले में बाहें डालते हुए मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, राज, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? मेरी बात सुनकर राज ने ना में सर हिलाते हुए अपने अकड़ने वाले अंदाज में कहा, मुझे कौन सी बुरी बात लगनी है? राज के लहजे से टपकती हुई नाराज़गी देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। तभी मैंने राज का हाथ पकड़ लिया और प्यार भरी लहजे से कहा, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आइए मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मैंने बड़े प्यार से कहा था। राज जो बुझे हुए से चेहरे के साथ कमरे में जाना चाहते थे, मेरी अदाओं पर मोहित हो गए थे और मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। वे खाने की मेज़ के बजाय सीधा कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बिस्तर पर लिटाते हुए मुझ पर झुकते चले गए। मेरी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। उनकी तपती हुई सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वे मेरे करीब आने ही वाले थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। घर में सिवाय मेरे और मेरे पति के और कोई नहीं था, तो इसका मतलब था कि दरवाजे पर पूनम थी। मैं चुप हो गई। राज मुझ पर से हट गए। मैंने अपनी चारों तरफ और देखा और दुपट्टा लपेटा और दरवाज़ा खोला। सामने पूनम उदास चेहरा लिए खड़ी थी। मैं हैरान होकर उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ।
मैंने कहा। पूनम मेरी ओर देखते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे अपने गंदे कपड़ों में से कोई ढीली शर्ट दे दीजिए, रात को पहनकर सो जाऊँगी। मैंने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। क्यों मेरी बहन, मेरे गंदे कपड़े क्यों पहनोगी? मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, तुम कोई भी अलमारी से ले लो। लेकिन वे तुरंत बोली, नहीं दीदी, बस एक रात की बात है, दे दीजिए, फिर सुबह मैं अपना सामान खोल लूँगी तो आसानी हो जाएगी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वे कमरे में दाखिल हो गई और सीधा बाथरूम में चली गई। मैं अपनी जगह पर खड़ी उसकी हरकत को हैरानी से देख रही थी। बाथरूम से वो टी शर्ट निकाल कर उसने एक नज़र मेरे पति पर डाली और तुरंत कमरे से चली गई। ये सब मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उसके जाने के बाद मेरे पति बोले, दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आ जाओ, आज रात के लिए मेरे इरादे बहुत ही ख़तरनाक है। उनकी आवाज़ से मैं एक अजीब सी चमक थी। मैं उलझन में थी। पूनम और राज का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो अचानक मेरे सामने मेरी बहन का चेहरा आ गया। रात में भी वे उदास थी। कुछ सोचकर मैं उसके कमरे में चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सफ़ेद शर्ट पर लाल खून के निशान था। मेरा दिल मुंह को आ गया। क्या मेरी बहन घायल थी या फिर रात को उसके साथ कुछ और हुआ था? ये सोच ही मेरे लिए डरावनी थी। मैं बिना सोचे समझे उसकी ओर भागी और उसे झंझोड़ कर रखते हुए बोली, पूनम क्या हुआ, ये खून कैसा है? मेरे ऐसा करते ही वह घबरा कर उठ गई और उसके पास से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। वे बदबू मेरे सिर में चक्कर पैदा कर रही थी। मैंने पूनम की तरफ देखते हुए कहा, पूनम ये क्या है? तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसा है? वे मुझसे नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, बस हाथ में चोट लग गई थी, उसी का खून है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। मैं उसे रोकना चाहती थी, उससे सवाल करना चाहती थी कि ये सब क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा था। जब से पूनम आई थी मेरे पति का व्यवहार थोड़ा बदल गया था और अब पूनम के कपड़ों पर खून का धब्बा और फिर उसकी बदबू, ये सब मेरे दिमाग को हिला रहे थे। मैं चुपचाप बाहर आ गई, लेकिन मेरे विचारों का केंद्र पूनम ही थी। दिन वैसे ही सामान्य रूप से गुजर गया। थोड़ी देर बाद मैंने अपना सिर झटक दिया। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर में कितना बड़ा पाप हो रहा था। जब मेरे पति वापस आए तो फिर से मेरी बहन पूनम ने मुझसे मेरी गंदी टी शर्ट मांगी। मेरा दिमाग उलझ रहा था। पूनम की उम्र केवल 16 साल थी और वे क्या कर रही थी, ये मेरी समझ से परे था। मैं उसे रोकना चाहती थी, उसे मना करना चाहती थी, लेकिन वह खुद ही मेरे कमरे में आ गई और ज़बरदस्ती लाल रंग की टी शर्ट निकाल कर ले गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं ये बात अपने पति से भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं अपने पति से कुछ कहती तो वे भी मेरी बहन के बारे में गलत सोचते, इसलिए मैंने चुप रहने का फ़ैसला किया। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ जो पहले दिन मेरे सामने आया था, वही खून का धब्बा और पूनम के पास से आती बदबू। अब मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी। दिन गुजर रहे थे और पूनम को मेरे घर आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि पूनम बस अपने घर चली जाए। न जाने क्यों मुझे पूनम से खतरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कर रही है, लेकिन क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान राज का व्यवहार भी थोड़ा अजीब हो गया था। कमरे में वो थोड़े ठीक रहते थे, लेकिन कमरे से बाहर उनका बस नहीं चलता था कि वे कुछ कर गुजरे। अभी तक हम तीनों ने एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया था। मैंने बातों ही बातों में इस बात की शिकायत अपने पति से भी की थी और उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया था कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बीवी ही मेरा सब कुछ है। जो भी रिश्तेदार आते थे उन्हें संभालना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं अपने पति का चेहरा देख रही थी। न जाने क्यों आज मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लूँगी। मुझे पता करना था कि मेरी बहन आखिर क्या कर रही है। बस मुझे रात होने का इंतज़ार था, क्योंकि मुझे मालूम था कि रात होते ही वे मेरे पास आएगी और मेरी गंदी टी शर्ट लेगी और अपने कमरे में चली जाएगी। रोज़ की तरह आज भी वही हुआ। मेरे पति घर आए थे और वे तुरंत कमरे में आ गई थी। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने मुझे देखते हुए कहा, दीदी टी शर्ट दे दो, मुझे सोना है।
मैंने बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया और वे बाथरूम में चली गई और टी शर्ट उठाकर एक नज़र मेरे पति पर डाली और कमरे से चली गई। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए था? उसके जाते ही राज ने मुझसे कहा कि खाना ले आओ। मैं तुरंत अपनी जगह से उठ गई और खाने की ट्रे सजाकर कमरे में आ गई। राज बिस्तर पर बैठे मोबाइल चला रहे थे। मैंने उनके पास खाना रखा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल उल्टा कर बिस्तर पर रख दिया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं बेवजह अपनी बहन पर शक कर रही थी, लेकिन शक की वजह भी तो उसने ही दी थी। ये सोचकर मैंने अपने इरादे और मजबूत कर लिए थे कि हर हाल में मैं आज इस सच्चाई को जानकर रहूँगी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मैं पूरी तरह होश में थी। जैसे ही घड़ी ने 2 का घंटी बजाया, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि जो मैं देखने वाली हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, क्या वे सही था या नहीं। मैं अपनी जगह से उठी और चुपचाप कमरे से निकलकर अपनी बहन के कमरे में चली गई। मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी। मैं बिल्कुल चुपचाप सोफे के पीछे छिप गई। मुझे बस ये देखना था कि आखिर मेरी बहन क्या कर रही है। कुछ देर और बीत गई और रात के 3 बजते ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरी बहन भी जाग गई और मैं हैरानी से अपनी बहन को देख रही थी। अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पति मेरी बहन से गुस्से में बोला, मैं आ गया हूँ और तुम बिस्तर पर बैठी हो। क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो पूनम? मैं अपने पति की बातें सुनकर सदमे में थी। मेरे सामने मेरे पति मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें तो पूनम की मौजूदगी भी पसंद नहीं थी और अब वे इस तरह की बातें कर रहे थे। पूनम कांपती हुई आवाज़ में बोली, भगवान के लिए जीजू मेरे हाल पर रहम खाइए। मैं आपकी बहन जैसी हूँ और आप कब तक मुझे ये यातना देंगे? अपनी उम्र देखिए और मेरी। और वे और कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पति बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए पूनम के पास पहुँचे और बिना मौका दिए उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं अपने होठों पर हाथ रखकर बैठी थी ताकि डर से मेरी आवाज़ बाहर ना आए। पूनम को अपने पैरों में गिराते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़ी होकर सवाल करो? मेरा नाम राज है और जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारी यही औकात है कि तुम हर रात मेरे गुस्से का शिकार बनो। तुम हर दिन ये यातना सहन करोगी, यही तुम्हारी औकात है। चलो उठो और मेरे जूते उतारो। ये सब मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। हमारी पूनम मात्र 16 साल की थी। माँ पापा पूनम को गुड़िया की तरह ट्रीट करते थे। हम सभी मानते थे कि पूनम एक छोटी बच्ची है और हम कभी उस पर आँच नहीं आने देते थे। लेकिन आज पूनम की ये हालत देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया था। पूनम अभी मेरे पति के जूते उतारने ही वाली थी कि मैंने गुस्से में उठकर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार पूनम, अगर तुमने इस घिनौने आदमी के जूते उतारे और तुम राज को खुराना, तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कितने नीच इंसान हो? मुझे पहली रात ही समझ आ गया था जब तुमने मेरी बहन को गंदी नज़रों से देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम किस स्वभाव के इंसान हो। जब पूनम मुझे अपने कमरे में देखकर दौड़ती हुई मेरे पास आई थी और मेरे सीने में समा गई थी, मेरे पति मुझे यहाँ देखकर घबरा चुके थे। कमरे में आने से पहले मैंने अपने बिस्तर को इस तरह से सेट किया था कि अगर कोई देखता तो उसे ऐसे ही लगता कि मैं सो रही हूँ, जबकि उस जगह तकिए रखे थे। वे मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें वे और कुछ कहते उससे पहले ही मैं राज की तरफ बढ़ी और बिना उसे कुछ समझाने का मौका दिया मैंने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस इंसान का खून पी जाऊं जिसने मेरी मासूम बहन को तकलीफ़ देने की कोशिश की थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं पूनम से पूछना चाहती थी कि ये सब मामला क्या है। मैंने राज को जलील करके कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर जो हकीकत पूनम ने मेरे सामने रखी उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। शादी से 1 महीने पहले राज ने पूनम को प्रेम भरे मैसेज किए थे। उस समय पूनम सिर्फ 16 साल की थी और राज 28 साल का युवक था।
पूनम ने बहुत ही सरल शब्दों में उसे मना कर दिया था कि वे किसी भी हालत में राज से शादी नहीं कर सकती। उसे अभी पढ़ाई करनी है और वे बहुत ही आगे जाना चाहती है। सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरे लिए रिश्ता आया और माँ को ये रिश्ता सही लगा था। शादी से एक रात पहले ही राज चुपके से हमारे घर आए थे और पूनम को धमकाया था कि उससे तुरंत शादी कर लो, नहीं तो वे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पूनम ने मना कर दिया था क्योंकि पूरे परिवार की इज्जत का सवाल था और बार बार इनकार करने से राज ने इसे अपने अहंकार का सवाल बना लिया था। यही वजह थी कि शादी के बाद राज ने पूनम को धमकी दी थी कि शादी के 2 महीने बाद जब तुम मेरे घर रहने आओगी तो जो मैं कहूँगा वे तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को शादी की रात ही तलाक दे दूँगा। इसी कारण मेरी बहन ये दर्दनाक बातें सह रही थी। हर रात राज उसके कमरे में आते थे और उसे जलील करते थे। मेरे पुराने कपड़े पहना कर उसकी बेइज्जती करते थे कि देखो तुम मेरी पत्नी के उतरे हुए कपड़े पहन रही हो। उस पर शराब फेंकते थे जिससे उसके शरीर से बदबू आती थी और उसके शरीर पर जगह जगह कट लगाते थे जिससे खून उसके कपड़ों पर जमा हो जाता था। ये दर्दनाक बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना निर्दयी भी हो सकता है। राज की हकीकत जानकर मुझे उससे नफरत हो चुकी थी। मैंने जितना प्यार राज को दिया था वह अगर थोड़ा भी मुझे वापस करता तो मैं हमेशा राज का साथ देती, मगर राज ने जो किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने उसी समय राज से हर रिश्ता ख़त्म कर लिया था और पूनम को साथ लेकर अपने घर आ गई थी। मेरी माँ बहुत ही नाराज़ हुई, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चली तो मेरी माँ भी सदमे में चली गई। मेरे मामा और राज उस दिन मेरे घर में मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे। आज राज रो रो कर मुझसे कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। हाँ, मैं पूनम को इसलिए नीचे दिखाना चाह रहा था कि ताकि उससे अपने रिजेक्ट करने का बदला ले सकूँ। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही थी कि वह बहुत ही शर्मिंदा है। वह पूनम से भी माफ़ी मांग रहा था। पूनम ने तो उसे माफ़ कर दिया था, मगर मेरे लिए राज को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल था। पूनम भले ही कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं पूनम के सामने शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि मेरी वजह से मेरी बहन ने इतनी तकलीफ़ें सही थी। वाकई हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।